गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 4 का लेक्चर 9। ठीक है, अब तक हम लोगों ने देखा है बल्क हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट में बल्क मतलब मैसिव लेवल्स पे। कहने का मतलब है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हीट ट्रीटमेंट की वजह से, ठीक है, या जो उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में जो इम्प्रूवमेंट होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ का इम्प्रूवमेंट होता है, अब तक वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और ओवरव्यू भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखा दिया था। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरफेस हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, दैट्स आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक। ठीक है, अब देखो सरफेस हीट ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं तो सरफेस हीट ट्रीटमेंट अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हम लोग सरफेस पे क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सरफेस के, ठीक है, सरफेस लेयर के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना किसके द्वारा, अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, दैट इज द सरफेस हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, सरफेस हीट ट्रीटमेंट से क्या होगा कि उसके जो सरफेस की जो प्रॉपर्टीज है वो इम्प्रूव करेगा। लाइक उसका वेयर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, और उससे क्या होगा कि यदि हम डिफरेंट, जैसे सपोज हम लोग ऐसा चाहेंगे कि सरफेस पर दूसरा प्रॉपर्टीज़ हो और उसके कोर में अलग प्रॉपर्टीज़ हो, तो उस चीज़ को भी हम लोग अचीव कर सकते हैं। जैसे सरफेस हार्ड होगा लेकिन कोर क्या होगा, टफ होगा। ठीक है, तो उससे हमारा क्या होगा कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, डक्टिलिटी हाई रहेगा। तो ये सारी बातों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, वो दूसरी बात क्या है कि और क्या है कि सरफेस ट्रीटमेंट जो होता है उसको दो भागों में कैटेगराइज्ड किया जाता है। पहला थर्मल और दूसरा थर्मोकेमिकल। इज दैट क्लियर? थर्मल दैट मीन्स की सरफेस हार्डनिंग और थर्मोकेमिकल दैट मीन्स की केस हार्डनिंग। थर्मल सरफेस ट्रीटमेंट की हम बात करें, थर्मल हीट ट्रीटमेंट की यदि आप बात करते हो तो कहने का मतलब यह है कि आप उसको डायरेक्ट हीट दे रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का केमिकल चेंजेस नहीं हो रहा है। लेकिन यही यदि हम बात करते हैं किसका, थर्मोकेमिकल का, मतलब आप हीट दे रहे हो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि केमिकल चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो इन सब में हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, या जो है हमारा थर्मल सरफेस हीट ट्रीटमेंट या थर्मोकेमिकल सरफेस हीट ट्रीटमेंट, एज आप ऐसे भी कह सकते हो कि सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग में क्या डिफरेंसेज है, इन सभी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बोर्ड पर और देखते हैं कि क्या है सरफेस हीट ट्रीटमेंट। देखो सरफेस हीट ट्रीटमेंट, ठीक है, इसका हिंदी करोगे तो सतह उष्मा उपचार। ठीक है, सतहीय उष्मा उपचार इसका हिंदी होता है। ठीक है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस लेयर ऑफ कंपोनेंट बाय अ सीरीज ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज नोन एज सरफेस हीट ट्रीटमेंट। हम लोग किसी भी कंपोनेंट के उसके सरफेस के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करेंगे, लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर्स प्रॉपर्टीज, तो उसको हम लोग कहेंगे सरफेस हीट ट्रीटमेंट। यदि ओवरऑल ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करेंगे तो वो हमारा कहलाता क्या है, बल्क हीट ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग और एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग। स्पेशल हीट ट्रीटमेंट में मैंने क्या बताया था, मार टेम्परिंग, आस टेम्परिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए अब यहाँ पर देखो कि यदि हम हीट ट्रीटमेंट कर रहे हैं सरफेस का तो इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सरफेस हीट ट्रीटमेंट। बिना पर्पस के तो कोई काम हम लोग करते नहीं है, तो उसका पर्पस क्या है बाबू, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है, टू इंक्रीज वियर रेसिस्टेंस ऑफ, टू इंक्रीज वियर रेसिस्टेंस ऑफ मेटल सरफेस। ठीक है,
किसका? मेटल सरफेस के वियर रेसिस्टेंस को बढ़ा देगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वियर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कैसे बढ़ेगा? जब सरफेस पर आप हार्डनेस बढ़ाओगे। ठीक है, यानी कि टू इंप्रूव हार्डनेस ऑफ सरफेस। इट आल्सो इंप्रूव हीट रेसिस्टेंस। यह क्या करता है कि हीट रेसिस्टेंस को भी बढ़ा देता है। सरफेस हीट ट्रीटमेंट जो है हमारा हीट रेसिस्टेंस को भी बढ़ा देता है। टू इंप्रूव कोरोजन रेसिस्टेंस, कोई नया लेयर फॉर्म हो गया और वो लेयर अदर गैसेस के साथ रिएक्शंस नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में क्या होगा कि उसका कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब तक वो किसी लेयर के साथ, एलिमेंट के साथ, किसी भी गैस के साथ, किसी भी लिक्विड के साथ, किसी भी एसिड्स के साथ या किसी सॉल्ट्स के साथ या किसी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? क्षरण नहीं होगा। दैट मीन्स कि कोरोजन नहीं होगा। क्लियर है? मतलब कोरोजन नहीं होगा तो कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ गया, तभी तो उसमें कोरोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि टू क्रिएट ड्यूरेबल प्रोडक्ट। अब ये सारे प्रॉपर्टीज बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा ज्यादा दिन चलेगा, तो क्या होगा? ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो गया। टू इंप्रूव रेसिस्टेंस टू हाई कॉन्टेक्ट स्ट्रेस। हाई कॉन्टेक्ट स्ट्रेस को भी हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट स्ट्रेस जो है, हाई कॉन्टेक्ट स्ट्रेस का जो रेसिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, टू इंप्रूव टफनेस। अभी मैंने आपको क्या कहा? एक बात बताइए, यदि हम ओवरऑल हार्डनिंग नहीं करेंगे और कोर हमारा टफ है तो टफ ही रहेगा ना, सिर्फ सरफेस ही ना हार्ड हो रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? टू इंप्रूव टफ। अब उसके टाइप्स में मैंने आपको दो बताया था, एक थर्मल बताया था, दूसरा थर्मोकेमिकल बताया था। सरफेस हार्डनिंग को ही थर्मल हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? सरफेस हार्डनिंग मतलब फ्लेम हार्डनिंग। अभी इसमें टाइप्स है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन, लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम। इन सब में क्या होता है ना कि हम लोग फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन या कोई अदर गैसेस का इस्तेमाल करके हम लोग फ्लेम जनरेट करते हैं और उससे हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर पे हीट करते हैं और तुरंत कूलिंग करते हैं, तुरंत क्वेंचिंग करते हैं। ठीक है, इंडक्शन की बात करो तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का हम लोग करंट इस्तेमाल करते हैं। लेजर जानते ही हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा होगा। केस हार्डनिंग की बात करें तो दिस इज द थर्मोकेमिकल, मतलब इसमें क्या होगा कि केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, बट इन सब में क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। केस हार्डनिंग में क्या होगा? कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग एंड साइनाइडिंग। अब यदि कोई आपसे पूछे कि हमको यह बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग, आपका क्या जवाब होगा? है ना, सोचने वाली बात। देखो, दोनों का काम वही है, दोनों क्या कर रहा है कि उसके सरफेस को ही इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सरफेस इंप्रूव करने का तरीका दोनों का अलग है। जैसे सरफेस हार्डनिंग में क्या होता है कि उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होते हैं सरफेस पर, हम लोग हीट करते हैं और तुरंत क्वेंचिंग करते हैं। बट इसमें क्या होगा कि केस हार्डनिंग में केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। मतलब इंडक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंपोनेंट्स। लाइक कार्बोराइजिंग करोगे तो कार्बन ऐड करोगे, नाइट्राइडिंग करोगे तो नाइट्रोजन ऐड करोगे, कार्बोनाइट्राइडिंग या साइनाइडिंग करोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ऐड करोगे। इससे ऑब्जेक्टिव ही पूछता है कि साइनाइडिंग में किसका किसका एडिशन होता है, तो हमेशा याद रखना C4 कार्बन N4 नाइट्रोजन। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया कि मेनली इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इसमें सरफेस पर केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को तुरंत क्वेंचिंग करना होगा, क्विक क्वेंचिंग करना होगा, बट इसमें क्वेंचिंग की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, हमको तुरंत क्वेंचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों सरफेस को ही इंप्रूव करेगा, बट क्वेंचिंग की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा टाइप्स सरफेस हार्डनिंग एंड केस हार्डनिंग। ठीक है, उसमें बाकी जो पार्ट्स आते हैं वो हैं। ठीक है,
हम लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है बाबू, तो वो पढ़ना है हमारा फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग और नाइट्राइडिंग। ठीक है, ये 4 हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इन सब के बारे में वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, जनरली हम लोग जो सरफेस से ट्रीटमेंट करते हैं ना, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो लगभग दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग। ठीक है, बस फर्क ये होता है कि दोनों का करने का मेथड अलग है, ऑब्जेक्टिव्स दोनों का सेम है। तो आप चाहो तो जो सरफेस से ट्रीटमेंट का वो ऑब्जेक्टिव है वो आप केस हार्डनिंग में भी यूज कर सकते हो और सरफेस हार्डनिंग में भी। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके हमने क्या क्या पॉइंट्स इसके बारे में बताया है। तो केस हार्डनिंग इज द सरफेस हीट ट्रीटमेंट मेथड दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ आउटर सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, ये क्या है कि जैसे ही सरफेस हीट ट्रीटमेंट की बात होती है तो मोस्टली क्या करते हैं कि हम लोग हीट उसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, किसको, आउटर सरफेस ऑफ मेटल को। ठीक है, आउटर सरफेस ऑफ मेटल को। ठीक है, अब क्या होगा, इन दिस प्रोसेस केमिकल कंपोजिशन ऑफ सरफेस लेयर इज चेंज्ड। क्या होता है कि जब आप केस हार्डनिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, लाइक कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग, कार्बोनाइट्राइडिंग, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस में क्या होता है ना कि वो इंड्यूस्ड होते हैं। जैसे कार्बन इंड्यूस्ड होगा उसके सरफेस में, नाइट्रोजन इंड्यूस्ड होगा या कार्बन नाइट्रोजन दोनों इंड्यूस्ड होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो खुद का एक अपना थिन लेयर बना लेता है। ठीक है, और वहाँ का जो सरफेस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है ना, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा और एक थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, उसके मेटल के सरफेस पर क्या होगा कि थिन लेयर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर से क्या हो गया, हार्ड हो गया, तो अंदर यदि कोई टफ प्रोडक्ट है और ऊपर से हार्ड हुआ तो कोर तो टफ ही रहेगा ना। ऐसा थोड़े है कि केस हार्डनिंग आ गया तो वो कोर को इफेक्ट करेगा, नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि सरफेस ट्रीटमेंट जो क्या करता है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करता है विदाउट अफेक्टिंग द इनर कोर रीजन। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द कोर रीजन ऑफ कंपोनेंट और मेटल्स और प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे क्या है कि सरफेस ऑफ मेटल इज हार्डर देन कोर। ठीक है, क्या है कि कोर की अपेक्षा क्या होगा कि मेटल का जो सरफेस है ना वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। क्यों हार्ड हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आपने क्या किया कि केस हार्डनिंग किया। ठीक है, दैट मीन्स कि वहां पर न्यू लेयर फॉर्मेशन किया। ठीक है, और न्यू लेयर कैसे फॉर्मेशन किया, केमिकल कंपोजिशन के चेंज करने से। अब वो जो केमिकल कंपोजिशन जो चेंज हुआ उसके वजह से क्या हो गया कि वो मटेरियल्स और हार्ड हो गया। कहां पर, आउटर सरफेस लेयर पर। ठीक है, यानी कि आपका हार्डर हो गया, हार्डर देन कोर। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएट क्वेंचिंग। इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि हम लोग क्वेंचिंग करें ही। ठीक है, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इमीडिएट क्वेंचिंग की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बाद में आप क्वेंचिंग कर सकते हो। ठीक है, बट तुरंत ऐसा ना हो कि एक ऑपरेशन चल रहा है और क्वेंचिंग भी चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। बट सरफेस हार्डनिंग में क्या होता है ना कि ऑलमोस्ट ऑपरेशंस भी चल रहे होते हैं और क्वेंचिंग भी चल रहे होते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है ना मैं आपको दिखाऊंगा, उसका एनिमेशंस और वीडियोस दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सरफेस हार्डनिंग में क्वेंचिंग कैसे चलते रहता है। ठीक है, और किस तरीके से उसका हार्डनिंग प्रोसेस एक साथ चलते रहता है। ठीक है, चलिए, अप्लाइड ओनली टू सरफेस ऑफ कंपोनेंट विदाउट अफेक्टिंग कोर रीजन। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ ये सरफेस कंपोनेंट के सरफेस को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग इनर कोर रीजन, उसके इनर कोर रीजन को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता है। इनर कोर रीजन में जैसा केमिकल कंपोजिशन होता है, उसका प्रॉपर्टीज जैसा होता है वैसा ही रहता है। ठीक है, आगे क्या है कि अप्लाई टू द कंपोनेंट हैविंग वेरी लो हार्डनेबिलिटी। अब यहां पर समझो, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैसे मटेरियल्स पे लाया जाता है जहां पर कि हार्डनेबिलिटी
कहने का मतलब यह है बाबू कि हम में हार्डनेस धारण करने की क्षमता कम है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक लेयर बना देंगे जिसमें हार्डनेस धारण करने की क्षमता होगा। ठीक है, हार्डनेलिटी क्या था, आपको जब प्रॉपर्टीज जब मैं पढ़ा रहा था तो हार्डनेस और हार्डनेलिटी का मैं क्लियर डेफिनेशन बताया था, क्लियर रीजन बताया था प्रॉपर्टीज के लेक्चर में, आप अभी भी जाके देख सकते हो। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस क्या है कि जैसे वो बताता है कि हम कितना स्क्रैच और वियर को रेसिस्ट कर सकते हैं, और हार्डनेलिटी क्या है कि हमें डेप्थ ऑफ हार्डनेस हम कितना ग्रहण कर सकते हैं। अभी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम हमारा हार्डनेस कितना जा सकता है वो है हमारा हार्डनेबिलिटी। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि द कैपेबिलिटी टू टेक टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ हार्डनेस या टू टेक द हार्डनेस, दैट इज द हार्डनेबिलिटी। ठीक है, अब यहां समझो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है केस हार्डनिंग में, या वैसे ही ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हम लोग केस हार्डनिंग में क्यों करते हैं जहां पर कि लो हार्डनेबिलिटी होता है। अब एक बात बताओ, यदि कोई इंसान, ठीक है, सपोज कोई खा नहीं रहा है, ठीक है, वो उतना ही खा सकता है, तो उसको जबरदस्ती खिला सकते हो क्या? नहीं खिला सकते हो। लेकिन हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति और स्ट्रांगर बने, तो क्या करोगे फिर आप? उसको विटामिन के इंजेक्शन दोगे, टैबलेट्स दोगे ना, ठीक है, वही करोगे ना। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसके सरफेस पर एक ऐसा सरफेस फॉर्म कर देते हैं जिसमें हार्डनेबिलिटी लेने की कैपेसिटी हाई हो जाता है। ठीक है, हार्डनेस इंड्यूस्ड होने की कैपेबिलिटी हाई हो जाता है। ठीक है, और यही वजह है कि केस हार्डनिंग में हम लोग वैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं जो लो हार्डनेबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन रहा, ठीक है, असाइनमेंट में आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे लिख करके बताइएगा, ठीक है, कि हम लोग जो केस हार्डनिंग करते हैं वो लो हार्डनेबिलिटी के मटेरियल्स पर ही क्यों करते हैं। ओके, अभी मैंने बताया, अब आपको इसको अपने शब्दों में लिखना है, अपने टर्म में लिखना है क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए, इट इज यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील, हम लोग किस में करते हैं? लो कार्बन स्टील में करते हैं। ठीक है, आगे क्या है बाबू कि दिस इज द, अच्छा एक बात और ध्यान देना कि यहां पर हमने कहा कि इट इज यूज्ड फॉर लो कार्बन स्टील। किसी भी आयरन में हमारा इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल रहने के लिए मैक्सिमम कितना परसेंटेज कार्बन जा सकता है? मैक्सिमम 6.67% तक कार्बन आप डाल सकते हो। हालांकि 4.3 के बाद ही हम लोग एप्लीकेशन में नहीं लेते हैं। यानी कि आपका लो कार्बन कंटेंट की हम बात करें, लो कार्बन स्टील की बात करें तो 0.3% ही कार्बन होता है। इसका मतलब है कि कार्बन और आयरन क्या होता है कि दिस इज द इनर्शियल सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जब वो फॉर्म करता है तो क्या होता है कि कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो आयरन के एटम्स के बीच में घुस जाते हैं। अब एक बात बताओ, सपोज एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के व्यू से हम मान के चलते हैं कि 4.3% हम मैक्सिमम यूज करेंगे। अभी आपने यूज कितना किया? 0.3%। इसका मतलब है कि 4% और आप इंड्यूस्ड कर सकते थे उसमें कार्बन। अब जब 4% कार्बन इंड्यूस्ड कर सकते हैं तो क्या उसके सरफेस पर अदर मटेरियल्स को इंड्यूस नहीं कर सकते हैं? अदर एलिमेंट्स को, अदर मेटल्स को, ठीक है, इंड्यूस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। और वहां पर इंड्यूस करना हमारा आसान होता है। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कि कैसे इंडक्शन हो, कैसे उसमें इंड्यूस्ड करते हैं और वो अंदर तक कैसे पहुंचता है और कितना अंदर तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है और ये रीजंस भी होता है कि हम लोग इसमें लो कार्बन स्टील यूज करते हैं या वैसे एलॉय या वैसे मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसपे आप आसानी से उसके सरफेस पर अदर मेटल्स, अदर एलिमेंट्स को आप इंड्यूस्ड कर सकें। ठीक है, आप वैसे मेटल्स या एलॉयज पर कभी भी केस हार्डनिंग एप्लीकेशंस नहीं कर पाओगे जिसमें कि जिसके सरफेस पर आप लोग कोई अदर एलिमेंट्स, कोई फॉरेन एलिमेंट्स, कोई फॉरेन मेटल्स इंड्यूस नहीं कर पाओ। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
कि वाई हम लोग लो कार्बन स्टील पर ही केस हार्डनिंग क्यों करते हैं, या फिर लो हार्डनेबिलिटी मटेरियल्स होता है उस पर ही हम लोग क्यों केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप लोग लिखिए, ठीक है, और उसको मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, दिस इज द, आगे क्या है कि दिस इज द पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलरली किस किस कंपोनेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो लाइक मशीन पार्ट्स, ठीक है, कार्बन स्टील फॉर्जिंग्स, कार्बन स्टील पिनियंस, ठीक है, इन सभी पार्ट्स के लिए क्या है कि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, कार्बन स्टील का फॉर्जिंग्स वगैरह रहता है या पिनियंस रहता है। और क्या है कि कुछ और पार्टिकुलर सुटेबल पार्ट्स हैं लाइक स्क्रूज, फास्टनर्स, जैसे कार्बन स्टील से आप स्क्रूज बना सकते हो, फास्टनर बना सकते हो। ठीक है, या मीडियम कार्बन स्टील का यूज करोगे तो इंजन कैमशाफ्ट यूज करोगे, बट इंजन कैमशाफ्ट आल्सो यूज्ड इन द रेंज बिटवीन मीडियम कार्बन स्टील एंड लो कार्बन स्टील। ठीक है, सो कुछ ना कुछ इसमें पॉसिबिलिटीज होता है कि आप इसके सरफेस पर इंड्यूसेस कर सकते हो। कैमशाफ्ट देखे हो, अभी आपको इमेज भी डिस्प्ले हो रहा है, तो कैमशाफ्ट के जो पार्टिकुलर पार्ट्स हैं, ठीक है, जहां पे आपको ब्लिंक हो रहा है, ठीक है, वो देखो तो वहां पे क्या होता है कि जैसे आप एक सडन एक टर्न आता है, ठीक है, या इसका सरफेस पर क्या होता है कि बार बार जो हमारा फ्लोवर्स होता है ना, ठीक है, वो फ्लोवर्स क्या होता है कि रोल या तो रोल करते रहेगा। ठीक है, अब जैसे कई टाइप्स के फ्लावर होते हैं, स्फेरिकल फेस्ड होते हैं, रोलर फ्लावर होते हैं, ठीक है, नाइफ एज होते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि वहां पर स्क्रैचिंग वगैरह होते हैं या वियर होते हैं, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग अब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यह है हमारा केस हार्डनिंग के बारे में। इसके लिए मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे केस हार्डनिंग का जो टाइप्स है, दैट इज द कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइजिंग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।